आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में एक स्लो इंट्रो दिखाया जाता है मार्वल का, जिसके अंदर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की कुछ पिक्चर्स हमें दिखाई जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक सेलेस्टियल स्कल में, जहां एक पूरी सिविलाइजेशन है। यहाँ पर थॉर लव एंड थंडर के थ्रू बचाई गई कुछ न्यू एसगार्ड के वासी, इसी के साथ साथ जो पुराने कुछ रेवेजर्स थे, यहाँ पर सभी लोग आराम से रह रहे थे। कहानी के लीड रैकून रॉकेट की एंट्री होती है, जो कि अपने इन सभी लोगों को आराम से देख रहा था, मगर अंदर ही अंदर थोड़ा परेशान था। वही हम स्टार लॉर्ड यानी कि पीटर कुल को भी देख पाते हैं, जो कि इस वक्त नशे में था और गमोरा के जाने के गम को भुला नहीं पाया था, और उसे ठीक कराने के लिए ये सभी उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। और यहीं इस मूवी का ब्रांड आता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। मीनवाइल कहानी के 2 नए कैरेक्टर, वैसे है तो पुराने ही, मगर इस बार न्यू पावर्स के साथ में है, जिनमें नंबर 1 पर है क्रैकलिन, जैसे कि योंडू का वॉइस कमांड एरो मिल चुका था। वहीं दूसरी तरफ था कॉस्मोडॉग, जैसे कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। इन दोनों के ही पास में देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करने की पावर थी। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर गए तो वीडियो मोर देन 60 मिनट का हो जाएगा और मुझे मिल जाएगी कॉपीराइट स्ट्राइक। तो मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। क्रैगलिन उस एरो पर कमांड पाने की कोशिश करता है, क्योंकि योंडू के बाद उसे चलाने वाला कोई नहीं था। वही कॉस्मोडॉग, जो कि एक वॉइस डिवाइस की मदद से अपने सारे थॉट्स शेयर कर रहा था, उसके पास में भी पत्थरों को हवा में उड़ाने और उन्हें अपनी तरफ से कंट्रोल करने की पावर थी। इसी बीच एडम वॉरलॉक का हमला होता है और वो रैकून को यहाँ लेने के लिए आया था। इस कहानी के मेन विलन दी हाई एवोल्यूशनरी के कहने पर, अब क्योंकि टीम साथ में थे तो उससे लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं। हर कोई उसके ऊपर वार करता है, बट उसकी पावर्स बहुत ही बेहतरीन थी। और एक वक्त तो ऐसा आता है जब वो ग्रूट को रगड़ कर आधा कर देता है। आधा तो क्या मतलब, उसकी बेचारी की सिर्फ मुंडी ही बचती है। काफी सारी गोलियां चलती है और इसी के साथ वो उसे रोकने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा रैकून रॉकेट घायल हो जाता है। जब उसकी बॉडी को स्कैन किया जाता है तो इन्हें ये पता चलता है कि उसकी बॉडी में एक ऑटो डिसमेंटल डिवाइस लगा हुआ है, जिसे कि सिर्फ एक पासवर्ड के थ्रू ही क्रैक किया जा सकता है। ये डिवाइस धीरे धीरे करके उसकी जान ले रहा था। अब रॉकेट को कुछ हो ना जाए, इसी वजह से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी उसे बचाने के लिए उस कोड को डिकोड करने के लिए निकल पड़ती है। मीनवाइल यहाँ पर रैकून रॉकेट की थोड़ी सी पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। जब वो एक छोटा सा बच्चा था, तब द हाई रेवोल्यूशनरी ने उसे अपने पास प्रोजेक्ट 89 में डालकर उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उस प्रोजेक्ट का नाम उसे दिया गया 89P13। मीनवाइल हम द हाई एवोल्यूशनरी को देख पाते हैं, जिसकी पावर्स बहुत ज्यादा हैं। ऑलमोस्ट इसे सस्ता कैंग द कॉन्करर भी कह सकते हैं, या फिर जो इसके वॉल्यूम 2 में पीटर के फादर थे ईगो, उनसे थोड़ा सा डेवलप्ड वर्जन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस अकेले बंदे ने कई सारी न्यू स्पीशीज को जन्म दिया, जिनमें सुवेरियन भी शामिल थी। ये लोग दिखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट और इसी के साथ दिमाग में बहुत ज्यादा एडवांस थे। यहाँ पर सारा रेफरेंस वॉल्यूम 2 से लिया गया है, क्योंकि मूवी के एंड में सोवेरियन क्वीन कह रही थी कि अब एडम को जगाना ही होगा। तो यहाँ पर ये था एडम वॉरलॉक, जो कि शरीर से ताकतवर लेकिन दिमाग से कमजोर था। मगर इन्हें एक मौका और मिलता है रैकून को हाई एवोल्यूशनरी के पास लाने का। अब इन्हें रॉकेट की जरूरत क्यों है, वो तो आपको कहानी में आगे ही पता चलेगा। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है उन्हीं के हेडक्वार्टर्स में, जहां से इन सारी स्पीशीज को कंट्रोल किया जाता था। इसी के साथ पास्ट एक्सपेरिमेंट और प्रेजेंट में जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, वो सारी इंफॉर्मेशन एक लिविंग प्लेनेट में कैद थी। तो ये सभी पहुंच जाते हैं उस डेटा को डिकोड करने वाले ऑब्जेक्ट के पास, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। इन्हें लेवल 1 का बैरियर, फिर 2 एंड देन 3 को पार करना पड़ता है। बट इतने में ही यहाँ पर रेवेजर्स का हमला हो जाता है। रेवेजर्स वही यानी कि जो स्पेस में चोरियां करते हैं। तो पीटर कहता है कि मैं भी तुम में से एक ही हूँ, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पर हम गमोरा को देख पाते हैं। अब जिन लोगों को ये लग रहा था कि गमोरा कहाँ से आ गई, वो तो एंड गेम में मर चुकी थी। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि एंड गेम में जब पिम पार्टिकल्स की मदद से थैनोस, नेबुला और गमोरा पास्ट से प्रेजेंट में आए थे, तो ये वही गमोरा होती है। ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने एवेंजर्स एंड गेम को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, उसका वीडियो जरूर चेकआउट करना। 1080p में भी मिल जाएगा और 4K में भी मिल जाएगा। तो सीधा आते हैं कंक्लूजन पर। बेसिकली इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये लोग इनके ही शिप को चुराने के लिए आए थे, यानी कि कुछ जो शिप में इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उन्हें भी। लेकिन क्विल समझाता है कि हमारा एक साथी जिसे की मदद की जरूरत है, उसके लिए हमें इनके हेडक्वार्टर्स में एंटर करना है, तो अगर आप हमारी मदद कर देंगे तो मेहरबानी होगी। तो फाइनली ये लोग इन्हें कुछ सूट्स वगैरह भी देते हैं और इनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच हमारा रॉकेट रैकून अपनी पास्ट मेमोरीज में पहुंच चुका था, जहां पर हम लोग दी हाई एवोल्यूशनरी को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अपने दोनों असिस्टेंट रिकॉर्डर थील और रिकॉर्डर विम से बात कर रहा था और
कह रहा था कि ये हमारा अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि इसके अंदर सोचने समझने की ताकत है। इसके दिमाग की मदद से हम अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। जहां पहली बार वो रैकून नीला आसमान और हवा में उड़ता एक रॉकेट देख पाता है, जिसके बाद उसे एक लैब में ले जाया जाता है और यहाँ द एवोल्यूशनरी उससे अपना प्रोजेक्ट 90 दिखाता है। इसके अंदर सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही हजारों साल का एवोल्यूशन हो सकता था, मगर दिक्कत की बात ये थी कि वो सारे एनिमल, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज्यादा हाइपर, गुस्सैल और झगड़ेलू बन रहे थे। एक आदर्शवादी दुनिया के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स काम में नहीं आने वाले थे। जिस पर रैकून कहता है कि आपको माइक्रोट्रैकोंड्रिया की गैस को रिलीज करना पड़ेगा, उसकी वैल्यूएशन कम होने की वजह से इनके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अगर वो ठीक हो गया तो आने वाले 1000 सालों में ये बहुत ही ज्यादा खुश और अच्छे बन जाएंगे। ये सब कुछ सुनकर दी हाई एवोल्यूशनरी अचंभे में पड़ जाता है कि आखिर मेरे दिमाग ने, मेरी पूरी रिसर्च ने इतने सालों तक जो नहीं कर दिखाया वो सिर्फ एक छोटे से रैकून ने कर दिया। वहीं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और ये सभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अलग अलग कलर के स्पेस सूट पहनकर उस लिविंग प्लेनेट में घुस जाते हैं। और अब खैर बच्चों की मूवी है तो कॉमेडी भी बहुत सारी होती है। रेड कलर दबाने पर ब्लू वाले के सर में आवाज जाती है, ब्लू वाले के दबाने पर सभी के पास में आवाज जाती है। तो कॉमेडी सीन्स काफी ज्यादा थे, बट उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। सीधे आते हैं कंक्लूजन पर। पासवर्ड को डिकोड करने वाला ऑब्जेक्ट इन्हें मिल तो चुका था, लेकिन वहां के सभी गार्ड इन पर हमला कर बैठते हैं। लेकिन वहां हमारे स्टार लॉर्ड, मतलब जब तक कातिलाना अदाओं के डायलॉग और डांस ना कर दे तब तक इनकी मूवी कंप्लीट नहीं होने वाली थी। तो यहाँ पर वो एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और अब वो लड़की ही इन्हें अपने ही साथियों की लुंगी पुंगी करके इन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है। कहानी अगेन पास्ट में जाती है, जहाँ पर रैकून अपने बाकी के साथियों से बातचीत कर रहा था, जिनमें थे उसके 3 साथी फ्लोर, टीट्स और लाइला। ये भी प्रोजेक्ट 89 के ही एक्सपेरिमेंट्स थे। रॉकेट इन्हें बताता है कि हमारे द हाई एवोल्यूशनरी यानी कि हमारे जन्मकर्ता अब एक ऐसी नई दुनिया बनाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल आदर्शवादी है। अगर वो बन गई तो हमें फिर कभी इस जेल में रहने को नहीं मिलेगा। हम नीला आसमान देख पाएंगे और खुली जगहों पर घूम पाएंगे। वहीं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और यहाँ ये लोग जिस ऑब्जेक्ट को चुरा कर लेकर आए थे, उस पासवर्ड को डिकोड कर देने वाली फाइल गायब थी। यानी कि वो फाइल इन लोगों के चुराने से ठीक 1 मिनट पहले रिकॉर्डर थिल ने हटा दी थी। और इस वक्त रिकॉर्डर थिल होता है काउंटर अर्थ पर, जहाँ पर द हाई एवोल्यूशनरी भी रहता है। तो ये सभी वहां पर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन गमोरा वहां जाने से मना कर देती है और इन सब पर गुस्सा होती है कि क्या तुम्हें द हाई एवोल्यूशनरी की पावर्स के बारे में मालूम भी है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है? तुम लोगों को तो वो चुटकियों में खत्म कर देगा। जिसके बाद ये सभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम निकल पड़ती है काउंटर अर्थ पर। अब यहाँ वही वाले सीन दिखाए जाते हैं जो कि हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के हॉलिडे स्पेशल वाली शॉर्ट मूवी में दिखाई पड़े थे। यानी कि आसमान में उड़ता इनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिन्हें नीचे से इंसान देख रहे थे, और ये काउंटर अर्थ थी जहाँ पर थोड़े से अनयूजुअल क्रीचर्स थे। मतलब थे तो इंसानी शरीर जैसे ही, लेकिन किसी की आंख छोटी थी, कान बड़े थे, नाक ज्यादा लंबी थी। ऑलमोस्ट सभी में किसी न किसी एनिमल का एक डीएनए मिक्सचर था। यहाँ पर ये सभी आते हैं और कहते हैं कि हम ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम तो बस खाली द एवोल्यूशनरी से मिलना चाहते हैं। इसी बीच गलती से ड्रैग से एक बॉल गिर जाती है बच्ची पे और वो लोग आकर इन्हीं पर ही पत्थर वगैरह मारने लगते हैं। वो सीन बहुत ज्यादा फनी था। आई होप आपने वो सीन ट्रेलर में भी देखा हो इस मूवी के। लेकिन यहाँ पीटर सभी को शांत करवाता है और कहता है कि हम दुश्मन नहीं, हम दोस्त हैं, हमें तो बस हमारे एक दोस्त की जान बचानी है, उसके लिए द एवोल्यूशनरी से मिलना है। तो एक फैमिली इनकी हेल्प करती है और इनको अपनी एक कार भी देती है। अब जहाँ घायल रैकून रॉकेट के पास गमोरा रुकी थी, वहीं ये सभी उस खटारा कार में बैठकर द हाई एवोल्यूशनरी से लड़ने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन यहाँ व्यूअर्स को रिवील होता है कि एवोल्यूशनरी ने खुद जाल बिछाया था इन सभी को यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि जब आज से कुछ सालों पहले द हाई एवोल्यूशनरी को ये पता लग चुका था कि प्रोजेक्ट 89 की माइंड पर और ज्यादा रिसर्च करके नई बनाई जाने वाली दुनिया के अंदर अगर वो मेंटालिटी फिट कर दी गई तो लोग खुद ब खुद नई सोच रख करके अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर पाएंगे। अब क्योंकि 89 वाले प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ P13 ही कामयाब था, तो बाकी के प्रोजेक्ट्स को मार दिया जाने वाला था, जो कि रॉकेट बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया और वो अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में वहां से भागने का प्लान तो बनाता है, मगर एट द एंड हाई एवोल्यूशनरी के थ्रू अपने दोस्तों के खात्मे का एक रीजन बन जाता है। और प्रेजेंट टाइम में जो रॉकेट हमें देखने को मिला है, यानी कि जो बहुत ज्यादा मुंहफट है, कुछ भी किसी को भी कभी भी बोल देता है, तो ये सारे चेंजेस इन सभी रीजंस की वजह से हुए थे कि बचपन में उसने अपने आंखों के सामने अपने दोस्तों
को मरता हुआ देखा था। और इसी के साथ हम व्यूअर्स ये भी देख पाते हैं कि जब बचपन में रॉकेट भागा था तो उसने अपने पंजों से हाई एवोल्यूशनरी के फेस पर इतने वार किए कि उसकी पूरी चमड़ी ही फाड़ दी थी, और यही रीजन है कि आज उसे एक नकली फेस मास्क लगाकर घूमना पड़ रहा था। वेल, अब यहाँ तो सिर्फ ग्रूट और पीटर क्विल ही थे, तो एवोल्यूशनरी अपने लोगों को कहता है कि इन्हें खत्म कर देना और नीचे जाकर के अपन रॉकेट को लेकर आते हैं। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ग्रूट की बॉडी के अंदर इंटरनली काफी सारी गन्स छिपी हुई थी, जहां पर इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है। एंड एज यूजुअल मार्वल की मूवीज हैं तो टॉप CGI, VFX और ग्राफिक्स तो देखने को मिलने ही वाले। खैर, इन लोगों का मेन शिकार था रिकॉर्डर थील, और ये कैसे तैसे उसकी आंख और उसके माइंड में से वो सारी फाइल्स निकाल लेते हैं और रॉकेट को बचाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच गड़बड़ ये हो जाती है कि मेंटेस और ड्रैग्स उसके ही स्पेसशिप में फंसे रह जाते हैं। हाई एवोल्यूशनरी अपने एवोल्यूशन को लेकर के इतना ज्यादा पागल था कि वो किसी भी कीमत पर 89P13 को पाना चाहता था, लेकिन उसके चक्कर में काफी सारे लोग और उसी के सिपाही मरते जा रहे थे। तो एट द एंड वो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, जहां पर द हाई एवोल्यूशनरी को गुस्सा आता है और वो इस पूरे शिप को इस प्लेनेट से बाहर निकालकर इस प्लेनेट को ही खत्म कर देना चाहता था। और धीरे धीरे करके उस प्लेनेट पर बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं और एक जीती जागती सिविलाइजेशन इन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की आंखों के सामने खत्म होती जा रही थी। तो यहाँ पीटर क्विल मदद मांगने के लिए क्रैगलिन को कॉल करता है और कहता है कि उस सेलेस्टियल स्कल को यहाँ पर लेकर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मीनवाइल कहानी में बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक ही बार में बता देता हूँ ताकि स्टोरी डिस्टर्ब ना हो। नंबर 1, उस शिप पर काफी सारे प्रोजेक्ट्स के साथ साथ लिविंग बीइंग यानी कि बच्चे भी मौजूद थे, जिन्हें की समय के साथ एक नई दुनिया में भेजा जाने वाला था, लेकिन उनमें दिमाग की कमी थी। मतलब यही रीजन था कि द एवोल्यूशनरी को रॉकेट चाहिए था। नंबर 2 वाला इंसिडेंस, हमारा एडम वॉरलॉक जिंदा था। पहले तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के खिलाफ था, लेकिन ग्रूट ने उसकी जान बचा दी और ये कहा कि तुम्हें भी एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। तो ये भी अब इनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है। और नंबर 3, क्रैगलिन पूरी तरीके से उस वॉइस कंट्रोल एरो को चलाना सीख जाता है। हालांकि एक मुश्किल वक्त पड़ने पर कॉस्मोडॉग भी उसका साथ देता है, लेकिन सचमुच देखने में सीन काफी बेहतरीन था। गुस्से में आया दी हाई एवोल्यूशनरी अपने सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को खत्म करने के लिए भेज देता है। और यहाँ पर ये सभी एक एक करके उन सभी का सामना करते हैं, यानी कि हर एक का परफेक्ट एक CGI शॉट दिखाई पड़ता है जो कि स्टेप बाय स्टेप उनके खूंखार एक्सपेरिमेंट्स को खत्म करते जा रहे थे। मार्वल की लाइट टोन वाली इस मूवी को जितना ज्यादा फनी रखा गया है उतना ही ज्यादा लोडेड एक्शन भी रखा गया है। मेरी तरफ से मूवी कंप्लीट पैकेज था। इस मूवी का एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू मेरी वाइफ के चैनल कविता नागर पर भी आ जाएगा और एक और डीप एक्सप्लेनेशन प्रतीक्षा नागर के चैनल पर भी आ जाएगा, तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलना। यहाँ से आते हैं हम हमारी स्टोरी पर, जहाँ एवोल्यूशनरी का स्पेसशिप बहुत ज्यादा करीब आ चुका था सेलेस्टियल स्कल के, और यहाँ पर कॉस्मोडॉग इन दोनों को ही आपस में जोड़े रखता है। जहाँ ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एवोल्यूशनरी के शिप में जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, यानी कि बच्चे, एनिमल, कोई दूसरे मिथिकल क्रीचर, उन सभी को बचाकर क्रैगलिन के पास भेज देते हैं। और फिर आती है रॉकेट और दी हाई एवोल्यूशनरी के बीच की फाइट। इस बार तो वो उसे छोड़ने वाला नहीं था और वो उसकी ऐसी की तैसी कर देता है, जिनमें पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम उसका साथ निभाती है, मगर एंड में सिर्फ और सिर्फ अपना वॉकमैन पीटर क्विल पीछे भूल जाता है। तो उसे बचाने के चक्कर में स्पेस में ही खो जाता है, लेकिन उसे भी कैसे तैसे एडम वॉरलॉक बचाकर उनके लोगों के पास वापस ले आता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन इस मूवी की जो एंडिंग थी वो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल थी, क्योंकि एक ट्रायलॉजी थी, तो इसे खत्म करने के लिए जेम्स गन ने इसे बहुत ही हैप्पी एंडिंग दी। अच्छा म्यूजिक, अच्छा डांस, हैप्पी फेसेस। और यहाँ ये बताया जाता है कि पीटर क्विल वापस से अपनी अर्थ पर जाना चाहता है, क्योंकि उसने दुनिया को बचाने के लिए अपने बहुत साल लगा दिए। अब उसे एक फैमिली की जरूरत है। सेम गोज विद गमोरा, नेबुला एंड ड्रैग्स ऑल्सो। इसी के साथ साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम का लीडर बना दिया जाता है रॉकेट रैकून को, और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब बात करते हैं इसके एंड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट की सीन पर। जो एंड क्रेडिट में हम देख पाते हैं कि ग्रूट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, और अब इनकी टीम में जो शामिल है वो है क्रैगलिन, यानी कि वॉइस कमांड जो एरो को चला रहा था। इसी के साथ साथ एडम वॉरलॉक, कॉस्मोडॉग, एवोल्यूशनरी के शिप से बचाई गई एक बच्ची जो कि जुब जुब करती थी। खैर मजाक कर रहा हूँ। अगर कॉमिक्स की बात करें तो एला मार्वल की बेटी हो सकती है। हालांकि इसकी पावर्स अभी तक रिवील नहीं हुई है, लेकिन MCU के क्रिएटर केविन की बात करें तो हो सकता है कि शायद इसके ऊपर एक डेडिकेटेड मूवी भी आ जाए। और अब इनकी टीम में एक छोटा सा नया क्रीचर और हो चुका है, नाम तो अभी मुझे भी नहीं पता। अगर आप लोगों में से किसी को उसका नाम पता हो तो कमेंट
सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ वॉल्यूम 4 के लिए एक न्यू गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर एंड क्रेडिट सीन खत्म होता है। बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट की, तो इस वक्त पीटर क्विल आ चुका होता है अपने नाना जी के पास में, और यहाँ ये बैठकर खाना खाते हुए एक अखबार रीड कर रहे थे जहां पर केविन बेगन का नाम आता है और ये बताया जाता है कि वो वापस लौटेगा। इसका सीधा रेफरेंस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के हॉलीवुड स्पेशल वाली 41 मिनट की शॉर्ट फिल्म से है। यानी कि हमें आने वाले लोकी के सीजन 2 में पीटर क्विल भी देखने को मिल सकता है, केविन बेगन भी देखने को मिल सकता है, और लोकी तो खैर है ही। और उसमें एंट्री होने वाली है किसकी? कैंग द कॉन्करर की। सो गाइज, ये था इस मूवी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर आप